27 अक्टूबर 2025 को बेल्जियम के रक्षा मंत्री ने एक धमाकेदार बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर रूस ब्रुसेल्स पर हमला करता है तो हम मॉस्को को धरती के चेहरे से मिटा देंगे। और रूस की प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी। उन्होंने एक ऐसा हथियार टेस्ट किया जो अगर उनके दावे के अनुसार काम करता है तो वह एक दिन से भी कम समय में दुनिया के किसी भी शहर तक पहुंच सकता है और कोई भी रक्षा प्रणाली उसे रोक नहीं सकती। यह सब इस तनावपूर्ण माहौल में एक और बयानबाजी जैसा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। असल में पर्दे के पीछे कुछ बदल गया है जिसे अधिकतर लोग नहीं समझ सके। और जब आप समझेंगे कि इन धमकियों का आदान प्रदान किस वजह से हुआ और यह ठीक अभी क्यों हुआ, तो आपको एहसास होगा कि यह कहानी जितनी भी सुर्खियों में दिखाई जा रही है उससे कहीं ज्यादा चिंता की बात है। चलें सबसे स्पष्ट बात से शुरू करें। डेल फ्रैंकेन बेल्जियम के मंत्री ने यह बात एक इंटरव्यू में अखबार डे मोर्गन को कही। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि क्या उन्हें डर है कि पुतिन ब्रुसेल्स पर मिसाइल दाग सकते हैं, तो फ्रैंकेन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, क्योंकि ब्रुसेल्स नाटो का दिल है, पूरा जवाब दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद रूसी दूतावास ने जवाब दिया, यह कहते हुए कि यह पूरी तरह से पागलपन है। पश्चिमी मीडिया ने राजनयिक घोटाले पर ध्यान दिया, लेकिन 48 घंटे बाद कुछ और भी गंभीर हुआ। फ्रैंकेन के इंटरव्यू से एक दिन पहले 26 अक्टूबर को रूस ने घोषणा की कि उसने एक हथियार जिसका नाम बुरेवेस्निक है का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूसी दावा करते हैं कि बुरेवेस्निक अब तक बनाई गई किसी भी अन्य हथियार जैसा नहीं है। उनके अनुसार यह परमाणु ऊर्जा से चलता है और यह दुनिया का पहला परमाणु इंजन वाला क्रूज मिसाइल होगा। रूस के अनुसार आखिरी परीक्षण में यह 15 घंटे तक उड़ा, 8,700 किलोमीटर की दूरी तय की और इसके पास आगे उड़ने के लिए अभी भी ऊर्जा थी। अगर यह सच है तो यह मिसाइल पृथ्वी के चारों ओर कई बार घूम सकती है और फिर बिना किसी चेतावनी के लगभग कहीं भी हमला कर सकती है। लेकिन इसमें एक समस्या है। पश्चिमी विशेषज्ञ इस हथियार को एक उड़ता हुआ चेरनोबिल कहते हैं और वजह बहुत सीधी है। परीक्षणों के दौरान यह मिसाइल जाहिर तौर पर रेडिएशन फैला रही थी। न्यूक्लियर इंजन पूरी तरह से सील नहीं रहता। जेफरी लुइस, जो परमाणु हथियारों के एक सम्मानित विशेषज्ञ हैं, ने कहा कि यह एक विज्ञान कथा जैसी हथियार है और कई विश्लेषकों को इस बात पर गंभीर संदेह है कि क्या ये क्षमताएं असली हैं या बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं। फ्रैंकेन के इंटरव्यू के 3 दिन बाद 29 अक्टूबर को दूसरा ऐलान आया। पुतिन ने कहा कि रूस ने पोसाइडन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उनके अनुसार यह एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला स्वायत्त अंडरग्राउंड सबमरीन ड्रोन है जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। पुतिन ने कहा कि पोसाइडन ऐसी गहराई और गति से चल सकता है जिसे रोकना असंभव है और दुनिया में इसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, पोसाइडन का यह परीक्षण स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया था। कोई भी पश्चिमी स्रोत यह पुष्टि नहीं कर सका कि परीक्षण वास्तव में जैसा बताया गया था वैसे ही हुआ था और कई पश्चिमी पर्यवेक्षकों ने तुरंत संदेह व्यक्त किया। एक विश्लेषक ने पोस्ट किया, पिछले हफ्ते की बड़ी डरावनी हथियार की नाकामी के बाद की शर्मिंदगी के बाद पुतिन फिर से कोशिश कर रहे हैं, एक और सुपर हथियार पेश कर रहे हैं ताकि पश्चिमी नेताओं को डराया जा सके। तो यहाँ पहला सवाल उठता है, क्या ये हथियार सच में असली हैं? और मैं यह कह सकता हूं कि हाँ, संभावना है कि रूस उनकी क्षमताएं बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है तो हो। लेकिन भले ही ये हथियार ठीक वैसे काम न करें जैसा दावा किया गया है, फिर भी ये एक उद्देश्य पूरा करते हैं। रूस को वास्तव में एक अजेय बुरेवेस्निक होने की जरूरत नहीं है या एक अदृश्य पोसाइडन। उसे बस इतना चाहिए कि आप यकीन करें कि उसके पास ये हैं। क्योंकि जब तक आप विश्वास करते रहेंगे, आप अगला कदम उठाने से पहले हिचकिचाएंगे। विशेषज्ञ ने इसे रिफ्लेक्सिव कंट्रोल कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है। आप दुश्मन को यह यकीन दिलाते हैं कि आप असल से ज्यादा ताकतवर या अप्रत्याशित हैं
ताकि आप उसकी सोच पर नियंत्रण रखें। मैं देने की बात कर रहा हूं। सैन्य टुकड़ियों को अवांट-गार्ड सिस्टम या बुरेवेस्निक सिस्टम के उत्पादन के साथ हमने अपनी अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलों को लैस किया है। हमारी पनडुब्बियों में इस्तेमाल होने वाली चीजों को जीवन रक्षक सिस्टम से लैस किया गया है। विरोधियों की एंटी एयर डिफेंस को पार करने के लिए वास्तव में जल्द ही सरमात मिसाइल, जो एक भारी मिसाइल है, सेवा में शामिल की जाएगी। और इस तरह आप बिना एक भी गोली चलाए उसके फैसलों को प्रभावित करते हैं। और यहां हम दूसरे सवाल पर पहुंचते हैं, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। ये परीक्षण ठीक अभी क्यों हुए? अक्टूबर 2025 में ही क्यों? जवाब सीधा है। 5 फरवरी 2026 को, अब से सिर्फ कुछ महीनों में न्यू स्टार्ट संधि समाप्त हो जाएगी। न्यू स्टार्ट अमेरिका और रूस के बीच आखिरी परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता है। यह समझौता दोनों पक्षों के पास मौजूद लंबी दूरी की परमाणु बमों की संख्या को सीमित करता है और उन प्रणालियों को भी सीमित करता है जो इन्हें लॉन्च कर सकती हैं। इस संधि के बिना 50 से भी ज्यादा वर्षों में पहली बार अमेरिकी और रूसी परमाणु हथियारों पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं रहेगा। और पिछले कुछ महीनों में यही हुआ है। सितंबर 2025 में पुतिन ने न्यू स्टार्ट को 1 साल और बढ़ाने की पेशकश की। ट्रंप ने कहा कि यह एक अच्छा विचार लगता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी साइन नहीं किया, कोई बातचीत शुरू नहीं की। और फिर आए परीक्षण। 26 अक्टूबर को बुरेवेस्निक, 29 अक्टूबर को पोसाइडन। उसी दिन ट्रंप ने अमेरिकी परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1992 से पूर्ण परमाणु परीक्षण नहीं किए हैं। तो असली खेल यही है। पुतिन बुरेवेस्निक और पोसाइडन को सौदेबाजी के पत्तों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वह कह रहे हैं, देखो न्यू स्टार्ट सिर्फ हमारे पुराने हथियारों को ही सीमित करता है, ये वाले नए हैं, ये संधि के दायरे में नहीं आते। अगर आप समझौता नहीं बढ़ाते तो हम सैकड़ों बनाएंगे। बुरेवेस्निक प्रणाली ने अपनी क्षमताएं दिखाई हैं। इसकी पहुंच रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है, जिसे विदेशी विशेषज्ञों ने भी देखा है। क्योंकि बुरेवेस्निक के परीक्षण क्षेत्रों में 21 अक्टूबर को वहां नाटो की निगरानी थी, एक जहाज। हमने उनके काम में दखल नहीं दिया। हम चाहते थे कि वे हमारे नए हथियारों पर एक नजर डालें। ट्रंप जवाब दे रहे हैं, अगर आप खेलना चाहते हैं तो हम भी खेल सकते हैं। यह एक बातचीत है, एक बेहद खतरनाक बातचीत। और यह सारा नाटक इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों पक्ष जानते हैं कि फरवरी में नियम गायब हो जाएंगे। लेकिन आपको यह समझना होगा कि रूस कैसे काम करता है। यह प्रतिक्रिया नई नहीं, रूस हमेशा ऐसा करता है। मुझे दिखाने दीजिए। नवंबर 2024 में इन परीक्षणों से 1 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन को रूस के अंदर लक्ष्यों पर लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दी। मैं विशेष रूप से अमेरिकी MIS हमलों और ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो की बात कर रहा हूं। 19 नवंबर को यूक्रेन ने पहली बार इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। उन्होंने रूसी ब्रायंस्क क्षेत्र में एक गोला बारूद डिपो पर सफलतापूर्वक हमला किया।
2 दिन बाद 21 नवंबर को रूस ने कुछ ऐसा लॉन्च किया जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था। ओरेशनिक। तस्वीरें किसी और ही दुनिया की लगती हैं। आप 6 झोंकों को देखते हैं, हर झोंके में 6 मिसाइलें होती हैं। 36 प्रोजेक्टाइल एक साथ आसमान से गिरते हैं, बेहद तेज रफ्तार से। रूस का दावा है कि यह मैक 10 की रफ्तार से उड़ता है। यह 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। पुतिन ने कहा कि बिना किसी विस्फोटक के भी टक्कर से 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं यह तापमान धातु को पिघलाने के लिए काफी है। इस हथियार का कोई तोड़ आज के समय में मौजूद नहीं है। मिसाइलें 10 माह की रफ्तार से हमला करती हैं। यह 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे उन्नत एंटी एयर डिफेंस सिस्टम भी, जैसे कि अमेरिकियों और यूरोपियों द्वारा बनाए गए एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। ये सवाल से बाहर है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि रूस नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली को नष्ट किया था। अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने की कोशिश में वे दुनिया को वैश्विक संघर्ष की ओर धकेल रहे हैं। लेकिन कई पश्चिमी विश्लेषकों को इन क्षमताओं पर संदेह है। सैटेलाइट तस्वीरों में फैक्ट्री की छत में छेद दिखाई देते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत सीमित है। लेकिन पुतिन ने यह बात काफी स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने कहा कि ओरेशनिक MIS पर हमलों की अनुमति के जवाब में सीधा कदम था। फ्रैंकियन के इंटरव्यू के तुरंत बाद रूस ने घोषणा की कि वह ओरेशनिक को बेलारूस में तैनात कर रहा है। यह देश ब्रुसेल्स से कुछ मिनट की उड़ान पर है। संदेश इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। और यह पैटर्न तो और भी पुराना है। 8 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने केर्स पुल पर हमला किया। यह पुल क्रीमिया को रूस से जोड़ता है। यह रूसी लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत जरूरी है। 2 दिन बाद रूस ने एक ही दिन में 84 क्रूज मिसाइलें और 24 ड्रोन से जवाब दिया। लक्ष्य क्या था? पूरे यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना। अगले कुछ महीनों में रूस ने 1000 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। मकसद था कि सर्दियों में यूक्रेन को अंधेरे में डाल दिया जाए। यूक्रेन ने एक पुल पर हमला किया। रूस ने देश की बिजली व्यवस्था तबाह कर दी। तो जब कोई कहता है कि पुतिन कुछ नहीं करते तो वह पूरी तरह गलत है। पुतिन हमेशा जवाब देते हैं। वह सिर्फ वैसे जवाब नहीं देते जैसे हम उम्मीद करते हैं, वह अलग तरीके से जवाब देते हैं। और क्या आप जानना चाहते हैं कि रूस यह सब कुछ कैसे बना पा रहा है? ये सारी हथियारें, अगर हम सिर्फ नाममात्र के आकार को देखें तो रूस दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग 2 ट्रिलियन 100 अरब डॉलर के साथ। लेकिन अगर हम क्रय शक्ति समता को देखें तो हम देख सकते हैं कि यह पैसा देश के अंदर वास्तव में क्या खरीद सकता है। और यही वजह है कि रूस को दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है, जिसकी वास्तविक क्रय शक्ति 6 ट्रिलियन 900 अरब डॉलर है। जापान से बड़ी, जर्मनी से बड़ी। और ये सारी क्षमता एक ही चीज के लिए केंद्रित है, युद्ध। कारखाने 24 घंटे काम कर रहे हैं। 3 शिफ्टों में पुराने सोवियत भंडार फिर से सक्रिय किए जा रहे हैं। और वे इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। ताकि आपको अंदाजा हो सके, रूस का नागरिक उत्पादन ढह रहा है। खाद्य पदार्थों में 2% की गिरावट आई है, वस्त्रों में 0.3% की गिरावट आई है और फर्नीचर में 10% की भारी गिरावट आई है। वहाँ भारी मात्रा में श्रमिकों की कमी है। मुद्रास्फीति ज्यादा है। वृद्धि दर 0 है, लेकिन कीमतें बढ़ रही हैं। सच तो यह है कि रूस एक शुद्ध युद्ध मशीन बन गया है। और जैसे कोई भी मशीन अपनी पूरी क्षमता पर चलती है, वह अंत में टूट ही जाती है। नाटो यह जानते हुए पहले ही सक्रिय होना शुरू कर चुका है। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ ने 2 साल में उत्पादन 6 गुना बढ़ाया है। यह 2025
के अंत तक सालाना 2 मिलियन तक पहुंच जाएगा। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका इसे बढ़ाकर 12 लाख कर रहा है, दोनों मिलाकर 32 लाख, लगभग रूस के बराबर, लेकिन अभी भी उससे कम। सच्चाई यह है कि बेल्जियम के पास रूस का सैन्य रूप से मुकाबला करने की क्षमता नहीं है, जब तक कि नाटो सीधे युद्ध में शामिल न हो जाए, और यह कोई नहीं चाहता, क्योंकि इसका अर्थ परमाणु युद्ध होगा। तो इन सभी धमकियों के बावजूद फिलहाल एकमात्र व्यावहारिक रणनीति आर्थिक है। प्रतिबंध लगाना जारी रखना, रूस की तकनीक तक पहुंच को काटना जारी रखना, उसके तेल और गैस की आमदनी पर दबाव बनाना जारी रखना, रूसी युद्ध मशीन को जड़ से तोड़ना। लेकिन जैसा कि आप शायद समझ चुके होंगे, इसमें समय लगता है और इसी दौरान तनाव लगातार बढ़ रहा है, जैसा हमने देखा है। 50 से भी ज्यादा सालों में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस एक ऐसे दौर में प्रवेश कर सकते हैं जहां उनकी परमाणु हथियारों पर कोई सीमा नहीं होगी। बिना निरीक्षण के, बिना जांच के और बिना किसी नियम के। परमाणु आतंक का संतुलन, जो दशकों तक समझौतों पर आधारित था, अब एक खतरनाक सार्वजनिक तमाशा बन गया है। धोखाधड़ी पर धोखाधड़ी, एक बेहद खतरनाक स्थिति, क्योंकि जब किसी को भी ठीक से नहीं पता कि दूसरा धोखा दे रहा है या नहीं, तो बस एक गलत गणना या एक गलत व्याख्या ही काफी है, और अचानक धोखा असलियत बन जाता है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि ये रूसी सुपर हथियार बुरेवेस्निक और पोसाइडन वाकई में ये सारी क्षमताएं रखते हैं, या ये सिर्फ पश्चिम को डराने के लिए एक बड़ा धोखा है? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे सच में समझने की जरूरत है कि असल में क्या हो रहा है। और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं